नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज 14 फरवरी 2026 दिन शनिवार, तिथि द्वादशी है और देखते हैं आज की 20 मुख्य खबरें। पर उससे पहले आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले इसे लाइक और कमेंट कर ले, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना की 33वीं किस्त को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 14 फरवरी 2026 को खंडवा से प्रदेश की करीब 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में 1,500 रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजेंगे। यह राशि उन महिलाओं को मिलेगी जो योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं और जिनका आधार, बैंक खाता व समग्र आईडी सही तरीके से लिंक है। लाभार्थी महिलाएं cmladlibehna.mp.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपनी भुगतान स्थिति आसानी से जांच सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यह अपडेट भारत के नए लेबर कोड्स 2025 के बारे में है, जिनमें वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड वर्क मॉडल को कानूनी मान्यता दी गई है। इसके तहत अब आईटी और सर्विस सेक्टर के कर्मचारियों के लिए घर से काम करना औपचारिक रूप से स्वीकार्य माना जाएगा, बशर्ते कर्मचारी और नियोक्ता के बीच सहमति हो। इससे कर्मचारियों को फ्लेक्सिबल वर्किंग की सुविधा प्राप्त होगी, बेनिफिट्स और सुरक्षा भी बरकरार रहेंगे, और नए कोड्स के अंतर्गत वर्क फ्रॉम होम को आधिकारिक तौर पर श्रम कानून में शामिल किया गया है, जिससे इसकी वैधता और सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इससे कंपनियों को भी हाइब्रिड वर्क मॉडल को अपनाना आसान होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 17 फरवरी 2026 को साल का पहला वलयाकार सूर्य ग्रहण लगेगा, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। इस दौरान चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक नहीं पाएगा और आग की अंगूठी जैसी आकृति बनेगी। यह दुर्लभ खगोलीय घटना दुनिया के कुछ हिस्सों में दिखेगी, लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगी, इसलिए सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना एयरपोर्ट पर एक लग्जरी चार्टर प्लेन के उतरने के बाद बड़ी चर्चा शुरू हो गई है, जब पता चला कि उस फ्लाइट में एक बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी और उनका पूरा परिवार सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह डसॉल्ट फैल्कन 2000 प्लेन था, जिसका दिल्ली पटना रूट का खर्च लगभग 20 लाख रुपए के आसपास माना जाता है। विपक्षी विधायक राहुल शर्मा ने विधानसभा में सरकार से पूछा कि इस यात्रा के लिए अनुमति किसने दी, खर्च किसने उठाया और क्या यह निजी यात्रा थी या सरकारी कार्य, लेकिन सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। इस मामले पर अब प्रशासन और नौकरशाही में भी सवाल उठ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 17 फरवरी 2026 को केरल के कोझिकोड से एक वायरल वीडियो सामने आया, जिसमें एक बुजुर्ग महिला ने फुटपाथ पर स्कूटी चलाने की कोशिश कर रहे सवार को रोककर उसे सड़क पर वापस जाने को मजबूर किया। वीडियो में दिख रहा है कि जाम से बचने के लिए स्कूटी सवार फुटपाथ पर आगे बढ़ता है तो दादी निगम की तरह उसका रास्ता रोक देती हैं। बार बार समझाने के बावजूद वह नहीं मानता। अंत में महिला की हिम्मत और सिविक सेंस देखकर वह पैदल रास्ता छोड़कर सड़क पर लौट जाता है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग महिला की जागरूकता की प्रशंसा कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 13 फरवरी 2026 को नए प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ परिसर का उद्घाटन किया और अपने पहले ही दिन कई महत्वपूर्ण फैसलों पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने पीएम राहत योजना को मंजूरी दी, जिससे दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा, तथा लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 6 करोड़ महिलाओं तक बढ़ा दिया। इसके अलावा कृषि अवसंरचना कोष को 2 लाख करोड़ रुपए किया गया और स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 को 10,000 करोड़ रुपए की निधि दी गई, जिससे महिलाओं, किसानों, युवाओं और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को लाभ मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की ताजा रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट ने बड़ी छलांग लगाई है। भारत अब 10 पायदान ऊपर चढ़कर 75वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि पिछले साल इसकी रैंक 85 थी। इस सुधार के साथ भारतीय पासपोर्ट धारकों को अब 56 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल यात्रा की सुविधा मिल रही है। यह रैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की स्वतंत्रता को दर्शाती है और भारत के लिए सकारात्मक संकेत मानी जा रही है।
हालांकि भारत अब भी अपने सर्वश्रेष्ठ 71वें स्थान से थोड़ा पीछे है, लेकिन यह उछाल वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत करता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश के मौसम में बदलाव का अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 12 घंटों के भीतर 3 राज्यों में बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और ठंड बढ़ सकती है। पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं बर्फबारी या हल्की वर्षा का भी अनुमान है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में घना कोहरा छा रहेगा, जिससे दृश्यता कम हो सकती है और यातायात प्रभावित हो सकता है। दिल्ली, यूपी, बिहार और अन्य उत्तरी राज्यों में सुबह सवेरे कोहरा और ठंडी हवाओं के बीच दिन में मौसम नर्म रहेगा। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुवाहाटी की एक सिविल अदालत ने कांग्रेस नेताओं गौरव गोगोई, भूपेश बघेल और जितेंद्र सिंह को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ मानहानि युक्त और अपमानजनक बयान देने से रोक दिया है। अदालत ने 500 करोड़ रुपए के मानहानि मुकदमे के सिलसिले में 9 मार्च तक किसी भी प्रकार की टिप्पणी, प्रकाशन या फैलाव से प्रतिबंधित कर दिया है, ताकि बिना सबूत आरोपों को जनता तक न पहुंचाया जा सके। अदालत ने नेताओं को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने दावों का सबूत पेश करने का निर्देश भी दिया है। यह कदम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच आया है, जिसमें मुख्यमंत्री शर्मा ने कथित भूमि संबंधी आरोपों को बिना आधार बताया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक बड़ा संवैधानिक बयान सामने आया है, जिसमें पूर्व मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव भारतीय संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करता। उनका कहना है कि यदि यह विचार लागू होता है तो इससे चुनावी थकान, लागत और संसाधनों की बचत होगी और राजनीतिक स्थिरता बढ़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान में आवश्यक संशोधन कर चुनावों के समन्वय को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है, लेकिन इसे अपनाने से पहले कानूनी, राजनीतिक और तकनीकी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा आवश्यक है। विशेषज्ञों के अनुसार यह बयान देश की चुनावी प्रक्रिया पर व्यापक बहस को और तेज करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों और संविदा कर्मियों के वेतन व सेवा शर्तों में बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब सरकार सीधे आउटसोर्स कर्मचारियों को रखेगी और उन्हें कम से कम 16,000 रुपए से 20,000 रुपए मासिक मानदेय देने का प्रस्ताव मंजूर हुआ है, जिससे उनकी सेवा स्थितियों में सुधार होगा और समय पर वेतन मिलेगा। इस योजना के तहत कर्मचारियों को पीएफ, ईएसआईसी समेत अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी और नियुक्तियां पारदर्शी प्रक्रिया से की जाएंगी। साथ ही आरक्षण का पालन भी सुनिश्चित किया जाएगा। इससे लाखों आउटसोर्स कर्मियों को स्थिर और मानवीय वेतन मिलेगा और रोजगार की गुणवत्ता सुधरेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य विवाद राजनीतिक रूप लेता जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि हर कोई शंकराचार्य नहीं बन सकता और नियम मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को किसी भी पीठ का आचार्य कहलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। योगी ने यह भी कहा कि कानून सभी के लिए समान है और किसी को भी भीड़ व्यवस्था बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। विरोध में समाजवादी पार्टी ने सीएम पर पलटवार करते हुए आरोप लगाए हैं कि सरकार धार्मिक भावनाओं को दबाने का प्रयास कर रही है। यह विवाद प्रयागराज के माघ मेले के दौरान शुरू हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2026 से 27 पर जवाब देते हुए कई महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट की थे। उन्होंने कहा कि पढ़ाई लिखाई से जुड़ी सामग्री और अंतिम संस्कार सेवाओं पर 0% जीएसटी लागू रहेगा और विपक्ष का जन्म से मृत्यु तक टैक्स वाला आरोप निराधार है। सरकार ने चंदन की खेती को अब अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है, जिससे किसानों को नई आय के अवसर मिल सकते हैं। बजट में राज्यों को ब्याज मुक्त लोन, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन तथा महिलाओं और युवाओं के लिए योजनाओं को भी शामिल किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़े फैसले की तैयारियां चल रही हैं। राज्य सरकार ने आरक्षण आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायतों में सीटों के आरक्षण का विस्तार प्रस्तावित किया गया है। आयोग ने नए गणित के आधार पर आरक्षण प्रतिशत और कैटेगरी निर्धारण की सिफारिशें की हैं, ताकि स्थानीय स्तर पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके। अब सरकार अंतिम निर्णय लेकर आरक्षण सूची व फॉर्मूला को लागू करेगी, जिससे लाखों ग्रामीण मतदाता प्रभावित होंगे
और पंचायत चुनाव के समीकरण बदल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत अमेरिका ट्रेड डील में बड़ी प्रगति के बाद अब भारतीय कपड़ा और वस्त्र निर्यातकों को भी शून्य टैरिफ का लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है, ठीक वैसे ही जैसा बांग्लादेश को मिला है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया है कि यदि भारतीय परिधान अमेरिका से प्राप्त कच्चे माल जैसे अमेरिकी कपास से बने हैं तो अमेरिका उन पर कोई आयात शुल्क नहीं लगाएगा, जिससे भारतीय टेक्सटाइल निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह सुविधा अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर के बाद लागू होगी और इससे भारत के कपड़ा उद्योग को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आईआईटी दिल्ली में उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। करीब 430 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तहत महिला छात्रावास का शिलान्यास किया गया। शिक्षा मंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि इस परियोजना से छात्राओं को सुरक्षित, आधुनिक और बेहतर आवास सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उनकी पढ़ाई और रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। नए निर्माण से आईआईटी दिल्ली की शैक्षणिक क्षमता और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा और मजबूत होगी। सरकार का लक्ष्य है कि देश के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांग्लादेश के हालिया संसदीय चुनावों में नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हसनत अब्दुल्लाह ने कोमिला 4 सीट से बड़ी जीत हासिल की है। अब्दुल्लाह वह राजनीतिक व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को काटने की धमकी जैसे विवादित बयान दिए थे, जो दोनों देशों के बीच तनाव का विषय बने थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वे शेख हसीना सरकार के खिलाफ विरोध आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभा चुके हैं और इसी समर्थन के साथ उन्होंने यह चुनावी विजय हासिल की है। उनकी जीत विदेश नीति और द्विपक्षीय संबंधों में नई चुनौतियां पेश कर सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी भवन में सुरक्षा से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक कंटेंट क्रिएटर ने बिना अनुमति के भव्य स्थल का भीड़-भाड़ वाला वीडियो रिकॉर्ड किया। वीडियो में भजन कीर्तन और भक्तों की भीड़ दिखाते हुए प्रवेश द्वार के पास सुरक्षा नियमों का उल्लंघन होता दिखाई दिया। प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बताया कि मंदिर परिसर में रिकॉर्डिंग के लिए पहले से अनुमति लेना अनिवार्य है और इसे न मानने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्री माता भक्तों और सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें और अगर आपका वीडियो के बारे में कोई सुझाव हो तो वो भी लिखें। धन्यवाद।